जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 फिजिक्स सेकंड बुक किरण प्रकाश की का अध्ययन कर रहे हैं। उसका ये मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले चैप्टर्स का नाम है प्रकाश का परावर्तन। उसका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो ये है उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध पढ़ाया जाता है कक्षा 10 में कि जो एफ होता है वो क्या होता है, आर जो होता है वो एफ का डबल होता है। तो यहाँ से एफ बराबर होता है R/2। कितना हो जाएगा, एफ बराबर होता है R/2 के। तो यही डेरिवेशन हमको व्युत्पन्न करना है कि स्मॉल एफ बराबर होता है वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, क्या होती है, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उससे प्रकाश किरणें सदैव समांतर आती हैं। क्योंकि वस्तु जब अनंत पर होगी तो अनंत पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये पता नहीं होता है कि वहां पर जाकर के प्रकाश किरण को डालें। तो अनंत से वस्तुएं हमेशा कहाँ पे आती हैं, अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो सदैव क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर आती हैं। इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, कि अनंत से जो भी प्रकाश किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। ठीक है, इससे पहले इसी चैप्टर्स में पढ़ाया जाता है कि उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कितनी टाइप से प्रतिबिंब बन सकता है। तो उसमें बताया जाता है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है अलग अलग स्थितियों पर, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है और क्या होता है, बहुत छोटा बनता है। क्या है, बहुत छोटा बनता है। फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है। ठीक है, जैसे सूरज है, सूरज अनंत पर है और उसका हमको प्रतिबिंब बनाना हो तो है कितना बड़ा और यहाँ पर बनेगा उसकी तुलना में बहुत ही छोटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, उत्तल दर्पण माना एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ है। ठीक है, स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ इतना लिखोगे। फिर उत्तल दर्पण का ध्रुव P तथा ध्रुव से स्मॉल एफ दूरी पर स्थित फोकस बिंदु एफ है तथा ध्रुव से कैपिटल आर दूरी पर स्थित वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर दूरी पर स्थित जो वक्रता केंद्र है वो C है। इतना लिखोगे, फिर इसके पश्चात लिखोगे ये। इसके डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। माना दो प्रकाश किरणें, हमने बताया था किसी भी बिंब का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बिंदु का, किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब पाना है, क्या है, किसी भी वस्तु किसी भी बिंब का अगर प्रतिबिंब चाहिए तो उससे कम से कम दो प्रकाश किरणें डालो। एक प्रकाश किरण मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि वस्तु अनंत पर है और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जो होती है वो सदैव क्या होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तल दर्पण है इसलिए मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्कर की वजह से सही बन नहीं पाया है, यहाँ पे से बना। ये ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण जो होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो इसी मुख्य अक्ष पे आ रही, कहाँ पे आ रही, मुख्य अक्ष पर ऐसे जा रही है और पुनः इसी मार्ग पर क्या होगी, वापस लौट जाएगी। तो एक अपवर्तित किरण ये है, दूसरी अपवर्तित किरण ये है। क्या ये दोनों आपस में कभी मिलेंगी, इनको हमको जबरदस्ती मिलाना होता है। जब इसी प्रकाश किरण को आप पीछे बढ़ाओगे, डॉट 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 जो उधर जा रही है, इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे और इस वाले को जब आप पीछे बढ़ाओगे
तो वो एक दूसरे को फोकस बिंदु पर काटेंगे। कहाँ पर काटेंगी? फोकस बिंदु पर। वस्तु अनंत पर बहुत बड़ी थी और प्रतिबिंब यहाँ पे बिंदु के आकार का बनता है। कैसा बनता है? बिंदु के आकार का। तो बताया जाएगा वस्तु से बहुत छोटा और प्रतिबिंब जबरदस्ती बनाया गया है। मतलब दोनों अपवर्तित किरणों को, दोनों सॉरी परावर्तित किरणों को जबरदस्ती मिलाया गया है। इसलिए इस वाले प्रतिबिंब को आभासीय प्रतिबिंब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आभासीय प्रतिबिंब। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। और आपतन बिंदु पर हमको क्या चाहिए होता है? अभिलंब चाहिए होता है। अभिलंब किसी गोलीय पृष्ठ पर, अगर किसी गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, किसी गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर हमको क्या चाहिए? अभिलंब चाहिए, तो उसको सदैव उस गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से मिला दीजिए। वक्रता केंद्र से मिलाने पर जो रेखा मिलेगी वह उस बिंदु पर अभिलंब कहलाएगी। फिर से बता रहा हूं, किसी गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, इस पूरे गोलीय पृष्ठ में से इसके किसी भी बिंदु पर अगर अभिलंब चाहिए तो उस बिंदु को सीधे वक्रता केंद्र से मिला दो, तो जो रेखा मिलेगी वो रेखा क्या कहलाएगी? उस बिंदु पर अभिलंब कहलाएगी। तो अगर यहाँ पे हमको अभिलंब खींचना है तो हम क्या करेंगे? इस वाले सी को ऐसे मिला दें। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस सी को हटा करके यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये है वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अभिलंब। ये क्या चीज है बाबू? अभिलंब है। ये हो गया तुम्हारा अभिलंब। अब ध्यान से देखना ये है कि अभिलंब ये है, आपतित किरण ये है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। ये कौन सा कोण है? आई। ये है अभिलंब तथा आपतन कोण के बीच बना कोण। ठीक है, दूसरा होता है अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आर। ये अभिलंब है बीच वाली लाइन और ये वाली किरण है परावर्तित किरण, तो ये हो जाएगा आर। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज समझ में आ गया। दूसरी चीज ये है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, मतलब ये आपस में बराबर। सेम ऐसे ही ये भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए, ये है अभिलंब और ये है अपवर्तित किरण। ये है अभिलंब और ये है अपवर्तित किरण। ये है अभिलंब और ये है अपवर्तित किरण। एक दूसरे को इस प्रकार से कैंची नुमा काट रही है, तो कहने का मतलब जितना कोण ये वाला होगा उतना ही कोण ये वाला होगा। मतलब आर जो होगा इस वाले आर के बराबर होगा। ये कोण जितना होगा उतना ही ये होगा। अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा? आर होगा। इतनी चीज समझ गए? ठीक है, अगला चीज देखिए, अगली चीज ये है, एक अगर दो रेखाएं समांतर हैं, ऐसे दो रेखाएं समांतर हैं और उसको तीसरी रेखा काट रही है, तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये कोण आई है तो फिर ये वाला कोण भी क्या होगा? आई होगा। समझ पा रहे हैं आप? ध्यान से देखिएगा, अगर ये कोण आई है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? आई होगा, क्योंकि ये कोण क्या है? संगत कोण है। क्या है? संगत कोण। क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर है। ये रेखा और ये रेखा समांतर है, उसको ये वाली रेखा काट रही है, मतलब ये तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, मतलब आई अगर ये है तो आई ये भी होगा। तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा? आई। संगत कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे, डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हमको लिखना है कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के। किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे लिख लेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से इसका हम एक नाम रख देते हैं। ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया पी, पी ए, और ये हो गया एफ, ये हो गया तुम्हारा पी को जगह आर, इसको ओ, ओ ए लिख लो, इसको ओ ए।
ठीक है, ये ओ ए किरण है। ये हो गया, सबके नाम है। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम देखो परावर्तन के नियम से, इसका भी नाम लिख लेते हैं, इसको भी रखना है हमको। ये हो गया ई, ये हो गया एफ। ठीक है। परावर्तन के नियम से ओ ए ई, कौन सा कोण है, ओ ए ई, कोण ओ ए ई बराबर होगा कोण एफ ए ई के। किसके बराबर होगा, एफ ए ई के बराबर होगा। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम से ये कोण बराबर इस वाले कोण के, मतलब कोण आई बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज ये, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से हम लिख सकते हैं कि कोण एफ ए और ई, कोण एफ ए और ई बराबर होगा कोण एफ ए ई बराबर होगा इसके कोण सी ए एफ के, सी ए एफ के। एक मिनट, इसका नामकरण को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एफ है, तो इसको हम जी लिख देते हैं, जी। ठीक है, जहाँ जहाँ एफ है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जी, क्योंकि दो जगह जी आ चुका है। जहाँ जहाँ एफ है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जी। ठीक है, अब सही है। अब देखिएगा, मतलब कि जी ए डैश और ई, जी ए डैश, जी ए डैश नहीं है, जी ए और ई, जी ए और ई बराबर होगा किसके, बराबर होगा इस चीज के, सी ए एफ के। किसके बराबर होगा, सी ए एफ के बराबर होगा, कोण सी ए एफ के बराबर होगा, मतलब आर बराबर हो जाएगा किसके, आर के। ये हो गया। फिर हम यहाँ पे देखेंगे संगत कोण की परिभाषा से, किसकी, संगत कोण की परिभाषा से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, किस कोण से, संगत कोण की परिभाषा से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे संगत कोण की परिभाषा से, संगत कोण की परिभाषा से, संगत कोण की परिभाषा से क्या लिखेंगे हम, संगत कोण की परिभाषा से ये वाला कोण, इस कोण का नाम क्या रखेंगे, कोण ओ ए ई बराबर होगा इस वाले कोण के, इसका नाम लिखेंगे एफ सी ए, कोण एफ सी और ए, एफ सी ए के, मतलब कोण आई बराबर हो जाएगा किसके, कोण आई। इतनी चीज समझ में आ गई। अगर ये चीज समझ में आ गई तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इस चीज को इरेज करके यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये चीज आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को इरेज करके इतना, इन रेखाओं का अब हमारा कोई काम नहीं है। अब हम समझेंगे क्या, वो चीज समझिएगा। हम्म, अब हम ये देखते हैं कि यदि, यहाँ पे समझिए, अब इस त्रिभुज में ए एफ सी में यदि किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होते हैं, कोण आर यहाँ है, कोण आई यहाँ है, ध्यान से देखिएगा, कोण आई जो है वो बराबर है कोण आर के, तो इसको हम समीकरण एक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, समीकरण एक। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से, और त्रिभुज कौन सा लेंगे, समीकरण एक से, यहाँ पे कॉमा लगाओ, त्रिभुज, त्रिभुज है ए सी एफ में, ए सी एफ में, ए सी एफ में, समीकरण एक को देखते हुए, समीकरण एक को देखते हुए त्रिभुज ए सी एफ में हम लिखेंगे
यदि किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं, स्टेटमेंट होता है। यदि किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं बराबर हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। जस्ट इसका उल्टा भी सही होता है। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो फिर उनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसा कि यहाँ पे हुआ है कि कोण आर जो है वो बराबर है कोण आई के, समीकरण एक को देखते हुए कोण आई बराबर है कोण आर के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसकी संगत भुजा जो है वो एफ सी है। इसकी संगत भुजा क्या है, एफ सी, वो बराबर होगी इस वाले कोण की संगत भुजा। इस वाले कोण की संगत भुजा क्या है, वो ए एफ है। कितनी है, ए एफ के बराबर होगी, के बराबर। तो यहाँ पे के बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम केवल बराबर का निशान लगा दें, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण दो देंगे, क्या देंगे, समीकरण दो। ये हो गया हमारा समीकरण दो, ध्यान से समझ गए ना, ये हो गया समीकरण दो। अब हमको देखना ये है, यदि द्वारक बहुत छोटा हो, क्या हो, यदि द्वारक बहुत छोटा हो, मतलब ये अगर अवतल दर्पण जो है बहुत छोटा लिया जाए तो ये ए बिंदु जो है, अब इसको ध्यान से हम यहाँ पे बनाते हैं, फिर समझाते हैं कि द्वारक अगर छोटा होगा तो ए बिंदु जो है वो घटता हुआ पी पर कैसे आता है, उस चीज को समझिए ध्यान से। ऐसे अगर उत्तल दर्पण है और ये इसका क्या है, मुख्य फोकस है, ये कौन सा चीज है, उत्तल दर्पण, ठीक है, और ये है बिंदु ए, ये बिंदु ए। अब अगर इसका द्वारक बहुत छोटा है, मतलब और भी द्वारक छोटा लोगे तो बिंदु ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो दूरी है वो ये वाली होगी, पहले ये वाली दूरी ये थी। अब द्वारक अगर और छोटा लोगे तो बिंदु ए यहाँ पे आएगा, तो दूरी ये हो जाएगी। फिर छोटा लोगे और छोटा तो ये हो जाएगी, फिर छोटा लोगे और ये हो जाएगी, एक और छोटा लोगे ये हो जाएगी। एक समय आएगा कि वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो लगभग बराबर हो जाएगी पी एफ के। मतलब द्वारक अगर बहुत छोटा लिया जाए तो जो ए एफ होगा वो बराबर हो जाएगा पी एफ के, किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि द्वारक बहुत छोटा हो, यदि द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, छोटा हो बाबू, क्या हो, छोटा हो, द्वारक बहुत छोटा हो तो यदि द्वारक बहुत छोटा है, क्या कहें ना, यदि द्वारक बहुत छोटा है तो फिर हम लिख सकते हैं कि जो ए एफ होगा, क्या होगा, ए एफ, या फिर ये लिख सकते हो, तो जो ए एफ होगा यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ए एफ जो होगा, ये वाली जो दूरी होगी वो बराबर हो जाएगी किसके, पी एफ के, किसके बराबर हो जाएगी, पी एफ के बराबर हो जाएगी। इतनी चीज समझ गए, पी एफ के बराबर हो जाएगी, ये हो गया। मतलब ए एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के, जो ऑलरेडी पहले से ए एफ किसके बराबर है, पी सी के। तो ये समीकरण हम तीन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समीकरण तीन। अब यहाँ पे हम देखिए ए एफ बराबर हो गया पी एफ के, और ऑलरेडी ए एफ बराबर है एफ सी के, किसके बराबर है, एफ सी के। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण दो व तीन से, किससे, दो व तीन से, समीकरण दो व तीन से, समीकरण दो व तीन से क्या है वो, समीकरण दो व तीन से ए एफ की जगह पे हम पी एफ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, पी सी बराबर है किसके, ए एफ की जगह पे हम लिख देंगे पी एफ, ये हो गया पी एफ। मतलब एफ सी तो पहले से लिखा था, ए एफ की जगह पे लिखना था पी एफ, तो पी एफ लिख दिया। ये हो गया समीकरण चार, क्या हो गया, समीकरण चार। किसी समझ में आ गया, ये हो गया समीकरण चार। अब हमको करना क्या है, दोनों पक्षों में, तो पीसी तो दिया ही है, पीसी, सॉरी एफ सी, एफ सी दिया है, हमको जोड़ना क्या है दोनों पक्षों में, पी एफ, पी एफ इधर भी जोड़ देंगे, पी एफ इधर जोड़ देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, क्या करने पर, पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जब पी एफ जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा एफ सी प्लस पी एफ, और इधर हो जाएगा पी एफ, पहले से लिखा था एक पी एफ और आ जाएगा, एक पी एफ और आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक पी एफ तो और आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस चीज को हम इधर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको इरेज करके इस वाले इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस वाले इक्वेशंस को हम यहाँ पे नोट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा यहाँ से ध्यान से, ये वाली इक्वेशन। अब एक चीज पहले इसको हम देख लेते हैं कि ध्रुव से एफ तक की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहा जाता है। इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को आर से लिखा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब हम क्या करेंगे, पीसी प्लस पीएफ, ये रहा पीसी और उसमें जोड़ दो प्लस पीएफ, तो पीसी प्लस पीएफ मिलके हो जाएंगे पीसी, सॉरी एफसी है, पीसी नहीं है, एफसी प्लस पीएफ, दोनों को जब मिलाओगे तो क्या बनेगा? पीसी बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पीसी और ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएंगे? 2pf हो जाएगा, 2pf। इस चीज को यहाँ पे लिखते हैं कि पीसी बराबर हो गया है 2 इंटू पी एफ। ठीक है, 2 इंटू पी एफ। अब पीसी का मान कितना है? पीसी का मान देखते हैं। ध्रुव से किधर जाना है? ध्रुव से सी की तरफ जाना है। ध्रुव से किधर जाना है? सी की तरफ। जब आप ध्रुव से सी की तरफ जाओगे तो प्रकाश किरण की दिशा में जाओगे। प्रकाश किरण की दिशा में ली जाने वाली समस्त दूरियां किसमें होती हैं? प्लस में। पी से सी तक की दूरी, पी से सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जो दूरी है कैपिटल आर। अर्थात प्रकाश किरण की दिशा में हो तो क्या लिखोगे? कैपिटल आर लिखोगे। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। ऐसे ही यहाँ पे 2 इंटू पी एफ, पी पर खड़े हो और एफ तक जाओ। पी पर खड़े हो और एफ तक जाओ, प्रकाश किरण की दिशा में जा रहे हो। जब भी आप प्रकाश किरण की दिशा में जाओगे तो काहे से लिखोगे? स्मॉल एफ से लिखोगे। काहे से लिखोगे? स्मॉल एफ से लिखोगे। जब भी आप पी से एफ तक जाओगे तो क्या लिखोगे? प्रकाश किरण की दिशा में जा रहे हो तो वो लिखोगे। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है? स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ बराबर हो जाएगा आर बटे में 2। यही हमको लाना था कि जो स्मॉल एफ होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। इस डेरिवेशन का यही मकसद था कि उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। स्मॉल एफ जो होता है वो फोकस दूरी होती है और स्मॉल आर जो है, कैपिटल आर जो है, वो वक्रता त्रिज्या है। दोनों में क्या निकालना था? रिलेशन। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अगर आप लोगों के इस तरीके के वीडियो, इस प्रकार के वीडियो और हमारे समझाने का तरीका आप लोगों को समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, जिससे उनको भी इस चीज़ का नॉलेज मिल सके, इस चीज़ का ज्ञान हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।